मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए बच्चा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी में हम लोगों ने 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 5 लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर हमारा था वो था हमारा न्यूक्लिक एसिड का। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आरएनए पढ़ लिया था। ठीक, आरएनए हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? 3 प्रकार के पढ़े थे, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और इसके बाद क्या हमारा टीआरएनए। 3 प्रकार के राइबोसोम पढ़े थे, सबकी प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। और आज हमें जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो होते हैं 6 लेक्चर हम सब लेंगे किस पे? साइटोलॉजी के ऊपर। उसमें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी आएगी क्या आएगी? गाल्जी बॉडी आएगी। ठीक, अच्छा, तो गाल्जी बॉडी हम लोग देखते हैं क्या कि न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें जो होती हैं क्या करती हैं कि पदार्थों को पैक करने का काम कर देती थी। ठीक, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते थे? गाल्जी बॉडी बोलते हैं। अब गाल्जी बॉडी जो है, तो गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया और इसमें जो होते हैं इसका कार्य क्या होता है और इसके गाल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं और इसका स्ट्रक्चर में सिस फेज क्या होता है और ट्रांस फेज क्या होता है। बस हमें क्या करना है, यही चीजें हमारे इंपॉर्टेंट है, यही चीजें हमें क्या करनी है? पढ़नी है। इन्हीं से सबसे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक, अच्छा, तो हम सब बात करेंगे बेटा, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? नाम और खोज की। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे बेटा क्या? गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? गाल्जी बॉडी की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? कैमिलो गाल्जी। प्यार से बोलते हैं क्या इनको? कैमिलो गाल्जी हम सब कहेंगे। अच्छा, तो गाल्जी बॉडी जो होती है इसका जो है दूसरा नाम क्या होता है? ठीक, तो गाल्जी बॉडी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्या? लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से किसको जाना जाता है? गाल्जी बॉडी को जाना जाता है। ठीक, अच्छा, गाल्जी बॉडी के निर्माण की इकाई क्या कहलाती है? अच्छा, गाल्जी बॉडी की जो निर्माण की इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो अब हम देखेंगे डिक्टियोसोम क्या होता है, सिस फेज क्या होता है, ट्रांस फेज क्या होता है। ठीक, अच्छा, तो हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारी क्या है? न्यूक्लियस के बाहर की संरचना है। ठीक, अच्छा, तो इसी तरीके से ठीक, अच्छा, तो देखते बेटा, ये हमारा क्या है? गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। गाल्जी बॉडी ये हमारा क्या है? गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक, अच्छा, जब पूरा एक जो संरचना होती है, एक निर्माण जो होता है गाल्जी बॉडी का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? डिक्टियोसोम बोल दिया। अब जो डिक्टियोसोम होता है ना, डिक्टियोसोम में देखो कुछ हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, इसे हम क्या बोल देते हैं? केंद्रक बोल देते हैं। ये केंद्रक बोले। अच्छा, केंद्रक की कुछ चीजें पास होती हैं और कुछ केंद्रक के क्या होते हैं? दूर होती हैं। ठीक, अच्छा, जो केंद्रक डिक्टियोसोम, देखो ये पूरी संरचना जो होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। 1 डिक्टियोसोम, 2 डिक्टियोसोम, 3 डिक्टियोसोम, 4 डिक्टियोसोम, ऐसे क्या हो जाएंगे? ये सारे हमारे क्या होंगे? इसके निर्माण की जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डिक्टियोसोम बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये था डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम में हम देखें क्या है? इधर हमारा न्यूक्लियस देखने को मिला, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अच्छा, तो न्यूक्लियस, अब ये हमारा क्या है? डिक्टियोसोम पूरा है। डिक्टियोसोम में 2 संरचनाएं देखते हैं। एक हमारी क्या होती है, जो जैसे मान लो ये केंद्रक है, केंद्रक के पास दिखाई देता है, एक क्या होता है? केंद्रक के दूर। ठीक, अच्छा, तो एक देखो केंद्रक के पास जो है, जो केंद्रक के पास होता है वो थोड़ा हल्का पतला होता है। कैसा होता है? हल्का सा पतला होता है। ठीक है, थिन होता है। और ये केंद्रक के समीप, केंद्रक के समीप वाले संरचना को हम सब क्या बोल देते हैं बेटा? सिस फेज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम सब? सिस फेज बोलेंगे। ओके, सिस फेज बोलते हैं। तो केंद्रक के समीप वाले संरचना को क्या बोल देंगे? सिस फेज बोल देंगे। इसका सिस फेज ये हो गया, इसका सिस फेज ये हो गया। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं क्या? इसके जो हमारे केंद्रक से दूर या बाहर वाली संरचना कैसी है? अवतल, थोड़ा मोटी होती है। ठीक, अवतल होती है।
कॉनकेव लाइक होती है। कॉनकेव क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं किनारों पर क्या हो जाते हैं, मोटे रहते हैं और बीच में क्या होते हैं, पतले रहते हैं। ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, कॉनकेव सरफेस। ये वाला संरचना देखो, बीच में ये हमारा क्या किनारे पर मोटा दिख रहा है और इधर हमारा क्या दिख रहा है, मोटा है, बीच में क्या है, पतला है। तो ऐसे सरफेस को हम सब क्या बोल देते हैं, कॉनकेव। ठीक, अच्छा, जो कॉनकेव सरफेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज बोल देते हैं, ट्रांसफेज बोल देंगे। अच्छा, सिस फेज और ट्रांसफेज दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, डिक्टियोसोम बनाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम सब पढ़ते हैं क्या, गोल्जी बॉडी के निर्माण की जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम बोलेंगे। ओके, चलो, अच्छा, इसी पॉइंट को हमने क्या किया, लिख दिया है। और लिखने के बाद आप इसको क्या करो, देख लो बेटा। देखो, प्रत्येक डिक्टियोसोम का उत्तल या केंद्र के समीप, यही पॉइंट आपके लिए क्या है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो तो कैसा क्या, उत्तल वाले को, या हमने क्या लिखा था, केंद्र के समीप। दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछा डिक्टियोसोम के उत्तल भाग को क्या कहलाता है, या केंद्र के समीप का भाग क्या कहलाता है। दोनों को हमने एक ही लाइन में मर्ज किया, क्या उत्तल या हमारे केंद्र के समीप के भाग को क्या कहते हैं, हम सब सिस फेज बोलेंगे। बेटा दिख गया ना, देखो ये केंद्र के समीप वाला भाग कहलाता है, इतना वाला पोर्शन है, तो इतना पोर्शन दोनों केंद्र के समीप है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस फेज बोलेंगे। चलो, ये तो क्लियर हो गया। अब हम सब थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रांसफेज क्या होता है। अच्छा, प्रत्येक डिक्टियोसोम का अवतल, देखो अवतल या हमारा क्या, केंद्र से दूर, अवतल हो या केंद्र से दूर हो। देखो ये पोर्शन हमारा अवतल होता है या केंद्र से दूर होता है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज बोल देते हैं। ठीक, तो इस पोर्शन को क्या बोलोगे, ट्रांसफेज बोल देते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। अब हम सब बात जानते बेटा कि ये तो हमारी एक संरचना तो होती नहीं ना, ये पूरी जो है गाल्जी बॉडी का पूरा एक क्या संरचना मिल करके क्या बनाता है, गाल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, गाल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अच्छा, तो गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें वो किससे बनता है, ठीक, किससे बनता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है किससे, एक बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, इसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से जान जाएंगे बेटा, क्या नाम है, सिस्टर्निंग ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या है, सिस्टर्निंग ट्यूबुलिन प्रोटीन। सिस्टर्निंग ट्यूबुलिन प्रोटीन तथा हमारे किससे, फास्फोलिपिड्स, इसमें क्या पाए जाते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है और सब क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देते हैं। तो इसमें हम सब क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड में याद करेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन तथा एंड फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, यही हमारे क्या हो जाते हैं, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे बनता है, हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन तथा हमारे क्या, फास्फोलिपिड से। अगर सिस्टर्निंग नहीं भी आता तो कभी कोई फर्क नहीं है, हम सब क्या याद करेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड के द्वारा हमारा गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे क्या कि यह क्या करता है बेटा, कि कोशिका में रखवाली करने का काम करता है। जो हमारे पास ट्रैफिक पे कहते हैं ना, जो हमारे पास ट्रैफिक होता है उसमें क्या कर देता है कि यह कितने पदार्थों को अंदर लेना, कितने पदार्थों को बाहर लेना है, कितने को जो होते हैं, कितने की रिक्वायरमेंट सेल को है, ये सब काम देख रेख करने का काम करता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो कोशिका में वह कौन सा भाग है, कौन सा कोशिकांग है जो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। या आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोशिका में ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ओके, चलो बेटा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी है, नेक्स्ट जो हमारे इसके पार्ट बचते हैं वो है इसके कार्य से। कार्य बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य से हम सब देख लेते हैं। कार्य में सबसे लाइन, जो पहली लाइन हमारी क्या करता है बेटा, यह जो है, जो हमारे शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, तो स्पर्म में क्या करता है, एक्रोसोम बनाने का कार्य करता है। अब एक्रोसोम जो भाग होता है ना, उसी में हमारे क्या हो जाते हैं, स्पर्मलाइसिन एंजाइम, दुनिया भर के एंजाइम होते हैं जो हमारे स्पर्म को फ्लोट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, अच्छा, जो इसके स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं और रिप्रोडक्शन करने में क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन करने में मदद कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बेटा, स्पर्म की जो हमारे क्या होता है, एक्रोसोम भाग को बनाता है। अब एक्रोसोम क्या होता है, सपोज करो ये हमारा क्या हुआ है, स्पर्म है, ये स्पर्म है, इतना पोर्शन जो होता है इसका, ये इसका मिडिल पीस हो जाता है, इधर क्या हो जाती है, टेल हो जाती है। तो इसी वाले भाग को हम सब क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोल देते हैं। अब एक्रोसोम
एक्रोसोम वाले भाग में जो स्पर्म हेड होता है उसी को हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। अब इसी एक्रोसोम जो मोस्टली बना होता है किससे बना होता है? गोल्जी बॉडी से बना होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ठीक। तो एक्रोसोम स्पर्म में जो एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। एक क्वेश्चन यहां हो जाए, यह स्पर्म के जो एक्रोसोम बनता है, एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? ठीक, तो एक्रोसोम में हमारे क्या पाए जाएंगे? गोल्जी बॉडी। या जो हमारे पास एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करते हैं। ये क्वेश्चन क्या हुआ? फ्रेम होकर बेटा इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे क्या कि यह जो है क्या करेगा, कोशिकाओं में क्या करता है? कोशिका भित्ति के निर्माण को भी क्या करता है? प्रमोट करता है, ठीक। अच्छा, तो ये क्या करेगा? कोशिका भित्ति के निर्माण को प्रमोट करता है। ओके, तो कोशिका भित्ति का निर्माण करना भी क्या होता है? इसका एक कार्य होता है। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं बेटा क्या कि अभी तक हम लोगों ने बात किया क्या कि जो ER था वो मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाता है, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास क्या हुआ, जो ER था हमारा उसे हम लोग क्या बोले? कोशिका का अंतः कंकाल बोला गया था ना, ठीक। अच्छा, दो प्रकार का था, एक ER और RER था। कितने प्रकार का था? SER और RER। मतलब बट अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या लिखा है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हमारे लिपिड के संश्लेषण के लिए, संचय के लिए, स्टोरेज के लिए था। अच्छा, जो ये था RER था, ये किसके लिए था? प्रोटीन के लिए था, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ? दोनों ने क्या किया? संचय किया। अब जो है संचय करके इस कोशिका को क्या किया? अब अंदर की तरफ किए। तो अंदर की तरफ करेंगे तब क्या होगा भाई? इतने सारे प्रोडक्ट जब स्टोरेज हो रहा है तो उसको तो भाई क्या करना, कोशिका तो कुछ करके यूज करेगी ना, एक ऑटोमेटिक थोड़ी ना यूज कर लेगी। तो इसलिए जो होते हैं, जो हमारे पास ER द्वारा लाए गए पदार्थ होता है, चाहे लिपिड्स हो चाहे वो प्रोटीन हो, उनको छोटे छोटे क्या करता है? पैकेटों के रूप में बंडल बना देता है, ठीक है। पैक करने का काम कर देता है। ऐसे ऐसे पाउच में क्या कर देता? तोड़ देता। लिपिड का है, ये हमारा प्रोटीन का है, छोटे छोटे पाउचों में लगा देता है, कर देता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ER द्वारा लाए गए भोज्य पदार्थों को पैक करने का पैकेजिंग का काम करता है कौन बेटा? सेल में पैकेजिंग का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगी। ओके, अब बात करते हैं क्या भोज्य पदार्थों तथा का परिवहन साथ ही साथ क्या करता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करने के बाद उनका क्या कर लेता है? स्टोरेज भी कर लेता है कि आगे हमें क्या करना है? स्टोर करके रख लेना। कोशिका की कोई जरूरत पड़ती है उसको पूरा करने के लिए भी काम करता था, ठीक। अब इतना पोर्शन हमारे बेटा क्या होगा? गोल्जी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये क्वेश्चन स्पर्म का ये कोशिका भित्ति के निर्माण में करता है। और इसके बाद हमारे क्या हो? किस प्रोटीन से बना होता है? इसका सिस फेज क्या कहलाता है? ट्रांस फेज क्या होता है, ठीक। इतने से ही क्वेश्चन हमारे पास क्या होते बनते हैं। इससे बाहर बेटा कोई भी क्वेश्चन गोल्जी बॉडी से नहीं जाता है। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा क्या? राइबोसोम, ठीक। अच्छा, यूपीकेटेड BH2 ICR, इसके लिए बेटा राइबोसोम क्या है? एक रामबाण है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाँ, इससे बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एक छोटा सा आ जाता है। हाँ? अच्छा, तो हम देखेंगे क्या राइबोसोम क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, और यह प्रोटीन बनाने का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं। अच्छा, इतनी बातें हम सब क्या देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे क्या पॉलीराइबोसोम क्या होता है, ठीक। अच्छा, तो इतनी टॉपिक हमारी आज की इसकी है बेटा। तो इसकी टॉपिक हम सब क्या करेंगे? इसकी खोज किसने किया, यह कितने प्रकार का होता है। अच्छा, तो इसमें जो होते हैं ये कितने प्रकार का होता है, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, ये टॉपिक हमारी क्या है? राइबोसोम में हम इसको देखेंगे, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा सिंपल सी बात आती है क्या? राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज बेटा किसने? जॉर्ज पैलाडी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? इनकी खोज किया था, ठीक। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज पैलाडे ने किया था। अच्छा, हम सिंपल सी बात करेंगे क्या? पैलाडे शब्द से इसको याद कर लेंगे, ठीक। अच्छा, तो आगे हम सब क्या करेंगे बेटा? राइबोसोम जो होता है ना, यह हमारी कोशिका, ठीक, हमारी कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो भी कोशिका होती है ना, उसकी सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा जो होते हैं ऑर्गेनेल्स कहलाता है क्या? राइबोसोम, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहते हैं, तब भी आंसर हमारा क्या होगा? राइबोसोम ही होगा, ठीक। अच्छा, तो बेटा हमारा क्या हुआ? देखो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग
राइबोसोम कहलाता है। ओके, अच्छा राइबोसोम जो होता है ना बेटा, वो हमारा किसका बना होता है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या, राइबोसोम किसका बना होता है? ठीक, अच्छा तभी हम लोगों ने आरएनए पढ़ा था ना, तो आरएनए में हम लोगों ने पढ़ा था आरएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अच्छा अब उठाओ बेटा क्या, राइबोसोमल आरएनए को, तो यह जो राइबोसोम जो बना होता है किसके, आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा क्या कि आरआरएनए का राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए। और इसके बाद साथ ही साथ क्या, प्रोटीन का। तो राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोमल आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। ठीक, अच्छा तो हम देखते हैं बेटा यह जो है कैसा है, झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अच्छा तो इसकी संरचना, राइबोसोम की संरचना की बात कर लेते हैं। राइबोसोम की जो संरचना होती है ना, वो एकदम से क्या होती है, नेकेड मेम्ब्रेन की तरह होती है। इसके ऊपर जो होती कोई झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आवरण नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग। तो राइबोसोम बेटा कैसा होता है, राइबोसोम की संरचना कैसी होती है, झिल्ली रहित कोशिकांग वाली होती है। अच्छा झिल्ली रहित कोशिकांग वाली है, और इसीलिए बेटा चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, ठीक प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में क्या पाया जाता है, कैरियोटिक हो। ठीक, तो दोनों में हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यह झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो आपसे कोई अगर पूछता है कि यह झिल्ली रहित कोशिका राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि सबसे छोटा कोशिकांग होता है और साथ ही साथ का झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए क्या होता है प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, यूकैरियोट में से पाया ही जाना था। इसलिए क्या होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होने के साथ साथ यह क्या हो जाता है बेटा कि दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में हमारे राइबोसोम देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा दोनों के राइबोसोम में बेटा थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि अंतर देखते, राइबोसोम भी हमारे क्या हो जाते हैं, 2 प्रकार का, एक में 70S होता है, एक में हमारा 80S होता था, यही अंतर था दोनों में। अब हम बात करते हैं क्या, सेडिमेंटेशन ऑफिशिएंट मतलब क्या बेटा, जो इसमें यस लगा हुआ होता है वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन ऑफिशिएंट। इस यस के आधार पर, ठीक है, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक हमारा 70S राइबोसोम, एक क्या होगा, 80S राइबोसोम होगा। ठीक, अच्छा अब हम देखते हैं बेटा, अब 70S है तो इसके हमारे क्या करेंगे, 2। अच्छा यस शब्द क्या होता है हमारा, सेडिमेंटेशन ऑफिशिएंट या सेडिमेंटेशन यूनिट बोलते हैं इसे, इसी को क्या बोल देंगे बेटा, सेडिमेंटेशन यूनिट, सेडिमेंटेशन इकाई के नाम से जाना जाता है। यस हमारा क्या होता है, सेडिमेंटेशन यूनिट होता है। जैसे मान लो बेटा हमें क्या करना है, इस मार्कर की लेंथ को नापना है, तो इसको हम या तो 1 मीटर हो सकती है, या तो क्या हो गया, मान लेते हैं ये हमारी कितना 15 सेंटीमीटर का है, तो 15 सेंटीमीटर में 15 तो हमारा इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और जो सेंटीमीटर लगा हुआ है उसकी क्या है, इकाई है। इसलिए जो राइबोसोम की इकाई मापने वाली क्या है, यस। यस को हम सब क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन ऑफिशिएंट बोलते हैं या सेडिमेंटेशन इकाई यूनिट बोलते हैं। ओके, तो यस के आधार पर यह कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। यहां पर 70S ये क्या है हमारा 80S। 70S के बेटा 2 सेगमेंट होते हैं, एक हमारा 50S होगा और एक हमारा क्या होगा, 30S होगा। ठीक, 2 हो गए, दोनों मिल करके हमारे क्या हो जाते हैं, 70S के बराबर हो जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट लाइन हम सब बात करेंगे क्या बेटा, जो 70S होता है इसके 2 सेगमेंट होते हैं, एक 30S, एक 50S और एक 30S हो जाएंगे। 80S जो होता है इसके कितने होते हैं, 2 सेगमेंट इसके भी होते हैं, एक इसका 60S, लो 10-10 बढ़ा दो, याद करने की जरूरत नहीं है, सब क्या करो 10 इससे कम था ना ये, तो 10-10 क्या करो सब में बढ़ा दो, 50-10 कितना होता है 60, और 30-10 क्या हो जाएगा 40। लो यह क्या हो गया
60 और 40 का रेशियो चलेगा। ओके, तो ये 60s प्लस 40s को मिला करके क्या बनता है, 80s बनता है। कभी 100 नहीं करना। 100 क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा ये इक्वल डिवीजन नहीं होता है। सेगमेंटेशन जो यूनिट है इसका इक्वल डिवीजन नहीं हो सकता है। अगर इक्वल डिवीजन हो जाएगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करने के लिए एक क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। ठीक, लो देखो ये हमारा एक सेगमेंट हो गया और दूसरा हम क्या कर देते हैं, इसी के ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट जोड़ देते हैं। ठीक, अच्छा जो छोटा सा सेगमेंट होता है, ओके, तो यहां पर ये इससे क्या होता है, जुड़ा रहता है। ये बना किससे है, ये mRNA से, सॉरी rRNA से बना है। ठीक, अच्छा साथ ही साथ बेटा यह यहाँ पर जोड़ने के लिए कुछ आयन देखने को मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा तो यहीं से हमारे क्या हो गए, अगर एक mRNA से, चलो ये तो हो गया हमारा। ठीक, अच्छा तो एक हमारा क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाले यूनिट को हम सब क्या बोल देते हैं, चाहे अगर हम लेते हैं किसको, यूकैरियोट को ले लेते हैं मोस्टली, चाहे यूकैरियोट लो चाहे प्रोकैरियोट लो, बस हमें क्या करना है, इसी सेगमेंट को रखना। जो बड़ा वाला होगा उसे हमेशा नीचे रखना होगा। ये 60s है, ये क्या हमारा 40s है। ओके, ये क्या है बेटा हमारा 40s है। ओके, चलो अब देख लेते हैं 60s और 40s। ये नीचे वाला क्या रहेगा हमारा, ये हमारा बेटा स्थिर रहता है, चल नहीं सकता है, कांस्टेंट रहता है। और ये क्या होता है बेटा, गतिशील होता है, मूवेबल होता है, गतिशील होता है। ठीक, अच्छा तो दो सेगमेंट, एक हमारा 60s, एक क्या हो गया 40s हो गया। और इस किसके बने होते हैं, mRNA तथा प्रोटीन के बने, प्रोटीन इसमें लगी ही हुई है और साथ ही साथ किससे ज्वाइंट रहते हैं, मैग्नीशियम आयन से ज्वाइंट रहते हैं। एक छोटा सेगमेंट होता है, एक क्या होता है, बड़ा सेगमेंट होता है। अब क्या होता है कि देखना प्रोटीन, अब ये हमारे राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो क्या, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब ये प्रोटीन बेटा क्या होगा, देखो अब ये राइबोसोम जो होगा ये तो स्थिर रहेगा। अब ये छोटा वाला राइबोसोम थोड़ा क्या करेगा, खिसकेगा। क्यों, क्योंकि mRNA हमारा ट्रांसलेशन को प्रमोट करता है, ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन 1 by 1 क्या होगी, बनती चली जाएगी और ये राइबोसोम क्या होगा, इसके ऊपर खिसकता चला जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट राइबोसोम इस पे आ जाएगा। ऐसी ऐसी क्रिया के द्वारा प्रोटीन 1 by 1 क्या होते हैं, लिंकिंग चली जाती है। एक एक जैसे हमारे माला होते हैं, माला में एक एक गुड़िया होती है, वैसे वैसे क्या होते हैं प्रोटीन के ट्यूबुल्स ऐसे क्या होते हैं बनते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके, चलो अच्छा फिर इसके बाद बात करते हैं हम सब क्या। अब ये देखो इतनी हो गई, तो ये किसके, देखो राइबोसोम है, mRNA है, छोटा बड़ा दोनों सेगमेंट जो होते हैं एक दूसरे के द्वारा एक आयन के द्वारा जुड़े रहते हैं। वो है आयन का नाम क्या है, मैग्नीशियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इस मैग्नीशियम आयन को बारे में। अच्छा स्थिर कौन होता है, बड़ा वाला। गतिशील कौन होता है, छोटा वाला। अच्छा छोटा वाला क्या करेगा, ऐसे मूवमेंट करता जाएगा, 1 by 1 प्रोटीन को जोड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, और प्रोटीन का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। इसलिए जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है इसलिए क्या बोलते हैं हम इसे, मेम्ब्रेन फैक्ट्री के नाम, सॉरी इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं इसको। ओके, चलो अब ऐसे हम बात करते हैं 70s राइबोसोम पर ही आते हैं। अगर हम इसको 70s लेंगे तो इधर हम से यहां 50 लगाएंगे, यहां पर 30 लगाएंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं ना। अब हम बात करते हैं क्या, यहां पर हमने यूकैरियोट को लिया था इसलिए हमने 60s और 40s। ऐसा मत सोच लेना कि यही हमेशा ये क्रियाएं होती हैं, नहीं, हमारे ऑर्गेनिज्म के हिसाब से क्या होते हैं, राइबोसोम के आधार पर क्या होते हैं, हम उसको डिवीजन करते हैं। ओके, चलो अच्छा फिर बात करते हैं अच्छा 70s का राइबोसोम किसमें किसमें देखने को मिलता है। हमने पढ़ा था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और इसके बाद साथ ही साथ क्या, क्लोरोप्लास्ट काम करके क्लोरोप्लास्ट में मतलब हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या देखने को मिलता है, 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा गया राइबोसोम कितने, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तथा साथ ही साथ कहां पर, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो मिलता ही है 70s। ठीक, दो हम लोग और जान लेंगे। ठीक, अच्छा तो राइबोसोम इतने प्रकार का हो गया। अब बात करते हैं हम सब क्या, 60s राइबोसोम। 60s राइबोसोम के दो सेगमेंट हैं। अब यह किस में पाया जाएगा, हमारा यूकैरियोट में पाया जाएगा। किसमें मिला, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। ठीक, जितनी भी क्या होगा देखने को मिलेगा। ओके, चलो अब हम सब बात करते हैं क्या बेटा, राइबोसोम। अच्छा दो बातें हम लोग जोड़े थे ना, दोनों जो हमारे पास दोनों यूनिट होती है, एक को हम सब क्या बोलते हैं, लघु यूनिट बोल दिया। ये क्या छोटा था ना इसलिए क्या बोलते हैं, लघु यूनिट बोलते हैं, लघिका ही बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ यूनिट बोलते हैं, दीर्घ यूनिट बोल देंगे।
ओके चलो, लघु है लार्ज यूनिट और इसके बाद स्मॉल यूनिट। तो राइबोसोम के दोनों लघु या दीर्घ यूनिट किसके द्वारा जुड़े होते हैं बेटा? जुड़ने वाला आयन कौन है हमारा? मैग्नीशियम आयन दिख रहा है ना, तो Mg क्या है? डबल पॉजिटिव आयन है। ठीक, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अच्छा, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है ना, ठीक, तो प्रोटीन का संश्लेषण करने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। तो कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अब बात करते हैं क्या कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। पॉलीराइबोसोम क्या होता है? ठीक, अच्छा बेटा, ये हम क्या लेते हैं? एक mRNA ले लिया, एक हमने क्या लिया? mRNA। ये हमारा सॉरी ये क्या है? हमारा mRNA है। ठीक, अच्छा, तो जब एक हमारा क्या है? mRNA है। अब mRNA से हमने क्या जोड़ दिया? ये देखो हमारे पास एक छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट, और ये क्या हो गई? बड़ी यूनिट। फिर से देखो, ये हमारा राइबोसोम की छोटी यूनिट, ये है बड़ी यूनिट, ये लघु यूनिट, ये हमारा क्या है? दीर्घ यूनिट। ये है लघु यूनिट, ये क्या है? दीर्घ यूनिट। ये हमारे हैं क्या सब? ये छोटे मोटे गोल मटोले हैं क्या? हमारे पास राइबोसोम है। ठीक, राइबोसोम है ना। तो अगर हमने क्या किया? एक mRNA से क्या जोड़ा है? एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम जोड़ दिया। लो, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 हो गया 5 ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? इस पांचों राइबोसोम को एक mRNA से जोड़ दिया। अगर हमारे पास एक mRNA से एक से अधिक राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम बेटा समझ में आ गया। अब पॉलीराइबोसोम समझ में आ गया ना। ठीक, पॉलीराइबोसोम क्या हो गया? एक mRNA है। ठीक, ये हमारे क्या मान लिया? एक mRNA का एक स्टैंड है। अब इसी से क्या हो जाए? एक राइबोसोम यहाँ, एक राइबोसोम यहाँ, एक राइबोसोम यहाँ, एक राइबोसोम यहाँ। बहुत सारे राइबोसोम अगर क्या हो जाए? एक mRNA से लग जाते हैं तो इस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। ठीक, अच्छा, तो आपको बातें बेटा मेरी बातें समझ में आ गई। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पॉलीराइबोसोम क्या होगा? मेम्ब्रेन फैक्ट्री किसे कहते हैं? दोनों जो यूनिट होते हैं किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? और राइबोसोम की संरचना कैसी होती है? झिल्ली रहित कोशिकांग। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में राइबोसोम। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है बेटा, निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है। ठीक, तो आपसे हमारे पास उसमें 4-5 ऑप्शन रहेंगे। क्लोरोप्लास्ट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, पेरोक्सिसोम रहेगा, जीवन वगैरह वगैरह एग्जाम्पल रहते हैं। तो उसमें हमारा एक राइबोसोम भी रहेगा। उसमें हम क्या करेंगे? राइबोसोम को पकड़ेंगे, धीरे से टिक मार देंगे। ओके, चलो, तो ये हमारा क्या हुआ? राइबोसोम बेटा क्लियर हो गया। ठीक, अब हमसे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्या? लाइसोसोम। ठीक, अच्छा, देखते हैं बेटा क्या हमारा लाइसोसोम। ठीक, अच्छा, तो लाइसोसोम देखो, लाइसोसोम हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम में जानने की हम कोशिश करेंगे कि लाइसोसोम में जो होते हैं एक एंजाइम मिलती है, वह एंजाइम कौन सी है? ठीक, अच्छा, तो वह एंजाइम है। और कभी कभी क्या होता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? सुसाइडल बैग क्यों लाइसोसोम को बोला जाता है? ठीक, अच्छा, दो टॉपिक को मेरा ज्यादा टेंशन रहे क्योंकि यही पर हमारे क्या होता है? ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, तो लाइसोसोम जो होते हैं और यह किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, यह हम क्या करेंगे? देखने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा, तो लाइसोसोम बेटा इसका कार्य क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? यह कहां पर पाया जाता है, कहां पर नहीं पाया जाता। ठीक, अच्छा, जनरली बात हम पहले ये कर लेते हैं कि लाइसोसोम शब्द जो होते हैं, लाइसोसोम है क्या? ठीक, अच्छा, ये हमारी क्या है? जंतु कोशिका है। थोड़ा सा टेढ़ी बन गई है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका हो गई बेटा, ये कोशिका कला हमारी हो गई। कोशिका कला के बाद जो होते हैं और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के बाद हमारे क्या हो गए? न्यूक्लियोप्लाज्म आएंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में से तो कोई बात नहीं है, ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब जो भरा हुआ था साइटोप्लाज्म, कहते हैं साइटोप्लाज्म में ही क्या हो जाते हैं? कुछ जो है हमारे
पैकेट के रूप में पैकेट्स पाए जाते हैं, बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक, और इन्हीं बंडलों को हम सब क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो लाइसोसोम जो होते हैं ना बेटा, ठीक, अच्छा, ये बनते कब हैं, ये बने रहते हैं हमेशा, क्या करते हैं बेटा, भोजन को पचाने में इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, अच्छा, तो जैसे मान लियो फूड के जो पैकेट होते हैं उन्हीं को हम सब क्या बोल देते हैं, लाइसोसोम्स बोल देते हैं। ओके, अच्छा, तो साइटोप्लाज्म में ही क्या हो जाते हैं, एकदम थैली जैसी क्या होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसे फैली रहती है, इसी को हम सब क्या बोल देते हैं, लाइसोसोम बोल देते हैं। ओके, तो लाइसोसोम समझ में आया। लाइसोसोम हमारे क्या होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म वाले स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और यहां पर देखेंगे कि लाइसोसोम का नाम और लाइसोसोम की खोज किसने किया था। ठीक, अच्छा, दो साइंटिस्ट ने बेटा, एक हमारे क्या हो गए, लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, डी डुबे साहब। ओके, तो हम सब क्या करेंगे, डी डुबे से याद कर लेंगे, डी डुबे साहब क्या किए थे, ये जो होते हैं लाइसोसोम की खोज किए थे। अच्छा, तो लाइसोसोम का नाम किसने दिया था बेटा, लाइसोसोम को नाम देने वाले कौन थे, नोविक हॉफ साहब साइंटिस्ट थे एक, ठीक, जिनका नाम क्या था, नोविक हॉफ था। नोविक हॉफ ने हमें क्या दिया, लाइसोसोम का नाम दिया। ओके, अच्छा, तो खोज किसने किया था, इन्होंने कहा था कि ये पैकेट जो होते हैं पाए जाते हैं, उस पैकेटों का नाम लाइसोसोम जो देने वाले साइंटिस्ट कौन से, हमारे नोविक हॉफ ने दिया था। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हम सब क्या बता, लाइसोसोम जो होता है ना, वो हमने जब जंतु कोशिका और एनिमल कोशिका, जंतु कोशिका और उसके बाद हमारा क्या प्लांट कोशिका पढ़ा रहे थे, तो वहां पर हमने दोनों डिफरेंस में लिखाया था कि लाइसोसोम जो होते हैं वो मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं, एकाक जो होते हैं ऐसे प्रोकैरियोट्स भी पाए जाते हैं, ऐसी प्लांट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें जो होते हैं क्या मिलता है हमारे पास, लाइसोसोम देखने को मिलता है, वो कोई एकाक होती है ऐसी। ठीक, लेकिन मुख्यतः की बात करेंगे तो लाइसोसोम मुख्यतः किसमें पाए जाएंगे, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, लाइसोसोम में जो एक जो होती है एंजाइम पाई जाती है बेटा, ठीक है, उस एंजाइम को हम बीच में क्या लिख देते हैं, एच लिख दो बेटा। एच का मतलब क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो इसमें एक एंजाइम भरी रहती है जिसका काम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है। ठीक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसमें भरी हुई एंजाइम क्या कहलाती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाती है। ठीक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाएगी। हाँ, अच्छा, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होती है वो मुख्यतः बेटा काम इसका क्या होता है, यह पाचन करने का काम करती है। ओके, तो जो हमारे व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे इंटेक्ट बॉडी कर लेती है, उसको क्या कर देते हैं, पचाने का काम करते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे बेटा, ले जो हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है उसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी, अब ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है। ये हमारा क्या हुआ, यूपी कैडेट का बेस्ट क्वेश्चन था, पहले सिंपल सा आता था, लेकिन आज क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाइड चल रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा से अंदर देख लेते बेटा कि कौन कौन सी एंजाइम में कभी कभी नाम से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ICR वगैरह है, जिसमें नाम से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेटा क्या पूछा जाएगा, एसिड फास्फेट एक एंजाइम है, एसिड फास्फेटेज एक एंजाइम है बेटा, और इसके बाद क्या है, फास्फेटेज है। ठीक, एसिड फास्फेटेज है, और इसके बाद एसिड राइबोन्यूक्लिएज हो जाएगा, एसिड फास्फेटेज, एसिड राइबोन्यूक्लिएज, और एसिड क्या, और हमारा क्या, एसिड डाई राइबोन्यूक्लिएज, एसिड क्या हो जाएगा हमारा, डाई राइबोन्यूक्लिएज। अब ETC कर लो, बहुत सारी ऐसी हमारी क्या 40 से 50 एंजाइम में पाई जाती हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम में बेटा कितना, एसिड एमाइलेज, एसिड फास्फेटेज हो जाएगा, इसके बाद एसिड राइबोन्यूक्लिएज हो जाएगा, एसिड डाई न्यूक्लिएटेज हो जाए, न्यूक्लिएज हो जाएंगे। ये सब एंजाइम क्या होते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या हो जाते हैं, भरे जाते हैं बेटा। आपसे पूछा जाएगा एसिड राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम कहां पर मिलता है, ये भी क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। या एसिड डाई न्यूक्लिएज एंजाइम कहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो ये बेटा एज है। ठीक, अच्छा, ये एंजाइम कहां देखने को मिलेंगे, तो ये एंजाइम हमारे कहां देखने को मिलेंगे, लाइसोसोम में देखेंगे। लाइसोसोम में बेटा जो हमारी बेस्ट एंजाइम होता है, मोस्टली एंजाइम देखते हैं कौन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। चलो हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम में कौन कौन होते हैं, एसिड फास्फेट होता है, एसिड राइबोन्यूक्लिएज होते हैं, और एसिड डाई न्यूक्लिएज होते हैं। ठीक, अच्छा, इतने एंजाइम है बेटा। अच्छा, तो ये एंजाइम में कितनी होती है, लगभग हमारे 40 से 50 ये एंजाइम में पाई जाती है। ओके, अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि लाइसोसोम
के तरल पदार्थ का पीएच कितना होता है, जो इसमें लिक्विड भरे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक एंजाइम बोलते हैं। अच्छा, तो या तो आपके लाइसोसोम के तरल पदार्थ का पूछ लिया जाए, या तो आपको क्या पूछ लिया जाए, हाइड्रोलिक एंजाइम का तरल पदार्थ का पीएच पूछ लिया जाए। ठीक है, हाइड्रोलिक एंजाइम का पीएच होता है या हमारा लाइसोसोम के तरल पदार्थ का पीएच होता है, दोनों क्वेश्चन बेटा। तो या हमारे हाइड्रोलिक एंजाइम का पूछा जाए या हमारा या तरल पदार्थ का पीएच पूछा जाए। ये कैसा होता है, पीएच होता है कितना, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। अच्छा, हम जानते हैं बेटा क्या कि पीएच रेंज हम सब जानते हैं कितनी होती है हमारी, 17 तक या 14 तक होती है ना। अच्छा, 14 में हम सब क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखते हैं क्या, आओ ना बस, इतने से याद करेंगे। ठीक, अच्छा, तो हम लोग पीएच स्केल देखते हैं तो उसमें हम कैसे याद करेंगे, आओ ना, जब आ गए तो कहते हैं क्या, बस बस, आओ ना बस। आओ ना से मतलब क्या होता है बेटा, 1 से लेकर के 1 2 कहां से, 1 से लेकर के कहां तक बेटा, 7 तक। ये क्या हो गए ना, अब 7 हमारा क्या हो गया, गेट पड़ गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, अब 7 से आगे, 7 से लेकर के कितना, 14 तक। तो हम सब क्या याद करेंगे बेटा, आओ ना बस, आओ ना, जब आ गए तो कहेंगे क्या, बस बस। आओ ना से मतलब 1 से लेकर कहां तक, 7 तक। ठीक, 1 से लेकर के 7 तक जब जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एसडिक होते हैं। 1 से लेकर के अब आगे हमारा क्या, बीच में 7 आ गया, या तो हम ऐसे कर ले बेटा, 1 से लेकर के 6 तक हमारा पीएच कैसा होता है, एसडिक माना जाता है। 7 तक तो माना ही जाता है। ठीक, 7 वाले पीएच को हम सब क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसलिए यहां तक एसडिक हो गया, आओ से मतलब एसडिक हो गया, न से मतलब ना मतलब क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, ये न्यूट्रल हो गया मतलब उदासीन हो जाएगा। इधर हमारे क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। बेस मतलब क्या होता है, क्षार होता है। ठीक, तो जब भी कभी हमारे पास क्या हो जाए, अगर देखने को बात आए तो हम सब क्या करेंगे, आओ ना बस से याद करेंगे। आओ ना से, आओ से हमारा क्या हो, 1 to 6 या 1 to 7 पीएच हमारा कितना हो जाता है, एसडी कहलाता है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, 7 वाला क्या कहता है, न्यूट्रल कहलाता है। और 7 से अधिक 14 वाला जो हो जाता है, 7 से 14 तक का जो पीएच होता है वो हमारा कितना होता है, बेसिक होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, बस बस बस। ठीक, अच्छा, तो हम सब देख लिए ना, तो इसका पीएच हमारे कितने, 1 से लेकर के 7 की रेंज में आ रहा है ना, तो मतलब ये कैसा होगा, एसडिक होगा। लो बेटा, हमारे पास अच्छा क्वेश्चन, अम्लीय। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, अम्लीय। आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम का नेचर, स्वभाव होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। या आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोलिटिक एंजाइम का स्वभाव कैसा होता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी कैडेट का ही सवाल है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है कैसे बेटा, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, तीनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो हम सब क्या करेंगे, उस वहां पर ऑप्शन मेरा क्या होगा, अम्लीय होती है। ओके, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, एंजाइम किस स्वभाव की है, हमारे लाइसोसोम किस स्वभाव का होता है, अम्लीय स्वभाव का होता है। अम्लीय स्वभाव का वो क्यों होता है, क्योंकि उसका पीएच कितना होता है, 1 से लेकर के 7 की रेंज में आता है, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, अम्लीय, एसिडिक बोल देंगे। ओके, हो जाएगा ना। अच्छा, अब हम सब बात करते हैं बेटा क्या, लाइसोसोम का कार्य। ठीक, अच्छा, लाइसोसोम का कार्य देखते हैं बेटा। लाइसोसोम का कार्य जो होता है वो क्या करता है, अंतः और बाह्य कोश की पाचन करना होता है। हमने बताया ना, डाइजेशन करने का काम होता है। पाचन करने का काम कौन करता है, वो हमारा कौन है बेटा, लाइसोसोम है। अच्छा, कभी कभी हमारे पास बेटा ये क्या हुआ, एक्सेप्शनल केस आ जाता है, बाह्य जो होते हैं कोश की पाचन में। अच्छा, हम सब क्या करते हैं, अंतः कोश की पाचन या बाह्य कोश की पाचन किसके द्वारा होता है, लाइसोसोम के द्वारा ही होता है। ठीक, एक्सेप्शन आपको किसमें मिलेगा, बाह्य कोश की में। ठीक, अच्छा, तो हम सब क्या कहते हैं, अंतः कोश की बाह्य कोश की पाचन क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। उसमें हम सब जान लेंगे क्या होता तो दोनों है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में बाह्य कोश की पाचन नहीं सही माना जाता है। ठीक है, तो अंतः कोश की पाचन ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो बोलता है क्या बेटा कि ये जो हमारे लाइसोसोम पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा के छोटे छोटे, ये हमारे क्या हो जाते हैं, पैकेट के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में भरा रहता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोल देते हैं। अब ये क्या करता है, सिर्फ पाचन में मदद करता है, वहां पर ये नहीं है बाह्य कोश की अंतः कोश की। तो हम सब क्या करेंगे, सिर्फ पाचन शब्द याद करेंगे, बाह्य कोश की अंतः कोश की पाचन से कोई मतलब हमारा नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा, तो पाचन करने का या अंतः कोश की पाचन अगर आता है तो आप लोग यही मारोगे, क्या करता है, लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है बेटा, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली। ठीक, अच्छा, ऐसा हमने बताया था पहले ही, मेरा बेस बना था क्या, जो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे बेटा कहते हैं ना, खाया हमने क्या
खाया कम, गिलास तोड़ा क्या हमारा 12 आना का। ठीक, खाया 4 आना, गिलास तोड़ा क्या 12 आना। वही हाल हम यहाँ पर लगाते हैं कि क्या है ये कहानी, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी बेटा होता है ऐसा कि हमारे अंदर जिनका हमें पाचन करना होता है, वो पाचन करने के लिए जो पदार्थ हमने खाया था वो क्या हो गया, कम था। ठीक है, जब कम था तो कम होने के बाद वो क्या हो गए, जितने अब उसको पाचन करने के लिए, इस फूड ग्रैन्यूल के लिए इस लाइसोसोम ने क्या किया, बहुत सारी हाइड्रोलिक एंजाइम को रिलीज कर दिया। ओके, जब बहुत सारी हाइड्रोलिक एंजाइम रिलीज हो गई ना, तो ये जो छोटा सा हमारे पास पार्टिकल आया था उसको जल्दी से खा करके पचा दिया। ठीक, जब पचा देते हैं तो पचा दिया ना, अब क्या हुआ, अब ये जो हाइड्रोलिक एंजाइम थी, अब ये हाइड्रोलिक एंजाइम बेटा 3 4 6 7 ये सारे हाइड्रोलिक एंजाइम क्या हो गए, फ्री हो गए ना। अब ये फ्री हो गए तो ऐसे तो खत्म नहीं होंगे। ठीक, अब ये क्या करेंगे, ये जो बेटा बच जाते हैं हाइड्रोलिक एंजाइम ना, वो इनको ये अज्ञान रहते हैं कि हमें करना क्या, इनका मकसद सिर्फ होता है क्या, पाचन करना। ओके, अब ये दोनों पहुंचेंगे, तीनों चारों, दो तो हमारे पहुंचे, अब ये दोनों पार्टिकल को क्या किया, जो फूड को पार्टिकल हमने लिया था, इंटेक किया था, उसको तो पचा लिया आराम से। ठीक, अब जो 4 बचे, चारों क्या करेंगे, अब ऐसे तो जाएंगे नहीं, कहेंगे हम तो निकले हैं पाचन करने के लिए, मैं तो भूखा हूं, मुझे तो पाचन करना ही करना है। अब ये क्या करेंगी, अब इनको उठाएंगी, अब ये क्या करेंगे बेटा, यहीं पर आके एक्ट कर जाते हैं, दूसरी लाइसोसोम की अपनी स्वयं की कोशिका को ही क्या कर लेते हैं, खा करके पचाना शुरू कर लेते हैं। कुछ समय बाद ये लाइसोसोम की जो थैली बनी थी ना, ये खत्म हो जाती है। मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, जब थैली अपने आप को, इनकी कोशिकाएं अपने आप को ही मार लेती है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम सब सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो खाया 4 आना का, गिलास तोड़ा क्या 12 आना का, मतलब समझ में आ गया ना बेटा। ठीक, अच्छा, तो मतलब क्या हुआ, हमने खाया था कम प्रोटीन, जब जिसको पचाना था कम था, उसको पचाने के लिए बहुत सारे जो होते हैं हमारे हाइड्रोलिक एंजाइम निकल गए। कुछ हाइड्रोलिक एंजाइम तो उसको पचा लिए, लेकिन कुछ हाइड्रोलिक एंजाइम क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए, मतलब उसी में घूमने लगे, घूम करके आते हैं, उसी लाइसोसोम की कोशिकाओं को क्या करते हैं, पचाना शुरू कर देते हैं, उसी लाइसोसोम को खा करके पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। मतलब पाचन के लिए क्या किया, स्वयं को ही मार लेता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना। तो हाइड्रोलिक एंजाइम आपको ज्यादा जोर देना है, कितने हैं, 40 से 50 है। हाइड्रोलिक का पीएच कितना होता है, 5 होता है। अगर स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक, अब इसके बाद हम सब बात करेंगे क्या आत्महत्या की थैली क्यों कहेंगे, इसका काम क्या होता है, सिर्फ पाचन करना होता है। देन इसके बाद हमारे पास क्या होता है, मोस्टली किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में हाइड्रोलिक एंजाइम इसमें क्या होती पाई जाती है। यही हमारा क्या था, बेस था। ठीक, अच्छा बेटा, हम सब क्या कर लेते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर हम क्या करेंगे, रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर इसका जो और वीडियो बनाएंगे। अभी इसमें 2 लेक्चर और हमारे शेष हैं साइटोलॉजी के। आप लोग क्या करो, इस वीडियो को देखो, लाइक करो और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे लोगों को क्या हो, बेनिफिट मिले। मैं कहता हूं, मैं क्या करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या बनने की पॉसिबिलिटी है, सारे क्वेश्चन मैं आपको डिराइव कर देता हूं, सारे क्वेश्चन बता देता हूं, चाहे यूपी कैडेट हो, चाहे ICR हो, चाहे BHU हो, चाहे यहां तक कि मैं मोस्टली क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के भी क्या हो गए, निकल जाएंगे। ठीक, अच्छा बेटा, हम लोग क्या करते बेटा, अच्छा अभी तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे, इसकी जो होते हैं हम सब इसकी वर्कशीट देंगे आपको, क्या 100 क्वेश्चन की या 50 क्वेश्चन की, जैसे आप कर पाओगे उसकी वर्कशीट देंगे। उसी वर्कशीट को हम सब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लास्ट में जब मेरा ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो मेजर पोर्शन हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे बेटा, यूपी कैटेट, ICR, BHU, इसके बाद क्या हो जाएंगे, अब जितने भी एग्जाम, मोस्टली कुछ एग्जाम जो होते हैं नीट के भी एग्जाम के, हम सब क्या करेंगे 10 सेट क्या करेंगे, इसके अनसॉल्व करेंगे। ठीक, 10 सेट को मैं एकदम कॉन्सेप्ट में जब आपको काफी कुछ पढ़ा लिया रहूंगा तो वहां पर बोलूंगा, तो आपको दिमाग में मैंने ये बताऊंगा कि हाँ यहां पर ये था, तो वो चीजें आपको ज्यादा जो होते क्लियर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना, 10 सेट हम सब क्या करेंगे, अनसॉल्व करेंगे। जो आए हुए एग्जाम है यूपी कैडेट के 10 हो जाएंगे, 10 हमारे ICR के हो जाएंगे, 10 BHU के हो जाएंगे। ठीक, और 5 सेट हम सब क्या करेंगे, नीट का भी हम सब करेंगे यहीं पर। ओके, तो हम सब क्या करेंगे बेटा, लेकिन हाँ उसके पहले हम सब क्या करेंगे, पहले मेजर पोर्शन खत्म तो हो जाए। आप मेरे साथ बने रहो, वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई समस्या होती है तो आप स्पेशली क्या करो, फैकल्टी से कहो, मैं क्या करूंगा, आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ओके, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।